कि आज से कुछ माह पूर्व हमने कलम की जो श्रृंखला शुरू की आपके न्यायधानी बिलासपुर में, वो एक एक करके अपने एक एक पायदान चढ़ती जा रही है और अब 5वें एपिसोड में हम आ चुके हैं। आज की मेहमान अंशु जी हमारे बीच हैं। मैं चाहूँगा कि तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करें और डॉक्टर सुनीता जी आज उनसे बातचीत करेंगी, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अपने सभी सुधी पाठकों को और आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य आप सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए आप लोगों को कुछ ब्रीफ प्रोग्राम के बारे में पहले देना चाहूँगा। कलम क्या है, कौन सी संस्थाएं इनके साथ हैं और इस तरीके के आयोजन का उद्देश्य क्या है, हम कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं और बिलासपुर में आज किस तरीके से हम आज के सत्र में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले श्री सीमेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल फाउंडेशन, नई दुनिया के संयुक्त प्रयास से आयोजित होने वाली ये कलम बिलासपुर की श्रृंखला है। श्री सीमेंट्स जो कि देश की एक जानी मानी औद्योगिक इकाई है, जिसे आप अपने सीमेंट इंडस्ट्री में जिनका एक बड़ा नाम है उनके तहत उन्हें बखूबी आप जानते हैं। ये इस श्री सीमेंट जो संस्था है वो कलम को अपना सहयोग प्रदान करती है। हम देश के तकरीबन 25 शहरों में कलम नाम से अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। कलम हिंदी का एक ऐसा आयोजन है, हिंदी साहित्य के लिए एक ऐसा प्रयास है जिसमें हमारी कोशिश है कि हम लेखक और पाठक दोनों को एक मंच पर लाने के लिए अपनी ओर से प्रयास करें। साहित्य और साहित्यकार जब अपनी रचना संसार में डूबे हुए होते हैं और रचनात्मक बहुत सी गतिविधियों में जब लगे होते हैं अपने गीत, कविता, उपन्यास और कहानियों के माध्यम से, लेकिन जब वो पाठकों तक पहुंचती है और पाठकों के पास पहुंचने के बाद जब एक दूसरे से बातचीत का मौका मिलता है, एक दूसरे को फीडबैक देने का अवसर मिलता है, तो मुझे लगता है कि तब साहित्य की जो रचनात्मकता है या जो उसके सृजन करने के पीछे का जो उद्देश्य है वो अपने सही मुकाम तक पहुंच पाता है। 5 साल पहले हमने कलम श्रृंखला की शुरुआत की थी जयपुर, रायपुर और पटना से। रायपुर में कल शाम को हमने अंशु जी के साथ में ही कलम रायपुर श्रृंखला आयोजित की। वो कलम रायपुर की 44वीं कड़ी थी। लगभग जब हम 3-4 साल तक कलम बहुत अच्छे से रायपुर में संचालित कर रहे थे और एक एक करके देश के कुछ और शहरों तक पहुंच रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ अन्य शहरों की ओर आगे बढ़ने की कोशिश हुई और उसमें बहुत से सलाह मशवरे हुए। जो लोग हमारे साथ सलाहकार मंडल में हैं या हमारी अपनी जूरी है, हमारे आयोजन टीम के जो लोग हैं, तो उसके हिसाब से फिर लोगों के फीडबैक से चुना गया कि भाई जो बिलासपुर है वहाँ पर रचना संसार और समृद्ध है। बहुत लंबे समय से यहाँ बड़े बड़े रचनाकार लोग मौजूद हैं और बिलासपुर और रायपुर की कनेक्टिविटी को हम देखें तो दुर्ग भिलाई तो फिर भी रायपुर में जुड़ चुके हैं, बिलासपुर थोड़ा दूर हो जाता है। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना हम बिलासपुर में अपने कलम का अगला चैप्टर स्टार्ट करें। कभी भी कोई साहित्यिक आयोजन शुरू होता है तो उसके पीछे विचारधारा बिल्कुल तैरती है और जब विचारधारा उसके पीछे आती है तो कहीं ना कहीं उस विचारधारा के साथ में एक टैग जुड़ना शुरू हो जाता है कि ये राइट विंग वाली विचारधारा वाले लोग हैं, ये लेफ्ट वाले लोग हैं, ये कम्युनिस्ट वाले लोग हैं, कि ये प्रोग्रेसिव राइटर्स वाले लोग हैं। ये चुनौती कलम के भी सामने में थी। जब हम ये टैग की बात कर रहे हैं तो इस टैग को हम गलत या सही नहीं ठहरा रहे हैं। ये एक अपने अपने तरीके का अपना अपना कुनबा है साहित्य का और हमको इस कुनबे से किसी से ऐतराज़ नहीं है। लेकिन हमने जब कलम के बारे में कल्पना की तो हमने ये तय किया था कि हम किसी भी कुनबे या कोई एक टैग लेकर के, कोई एक वाद का एक कवर लेकर के हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। और जब नहीं बढ़ने वाले हैं तो विशुद्ध रूप से हमें वो समानता या ओपननेस फॉर ऑल काइंड ऑफ राइटर्स एंड ऑथर्स, ये हमें ओपन रखना होगा। और ये हुआ भी। जब रायपुर, आज तो बिलासपुर की 5वीं कड़ी है, 5वीं कड़ी में सबसे पहले जो पहली कड़ी थी उसमें हमने ममता कालिया जी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत की थी। दूसरी कड़ी में हमने ललित कुमार जी जो कि कविता कोश के संस्थापक हैं, विटामिन ज़िंदगी के लेखक हैं, उन्हें आमंत्रित किया।
तीसरी कड़ी में नवीन चौधरी हैं, जो युवा लेखक हैं और आजकल की जो नई राइटिंग है, नई विधा है, उस पर लिखते हैं। और उन्होंने जनता स्टोर लिखा है। और फिर मनोज मुंतशिर जैसे गीतकार को हम आपके बिलासपुर शहर लेकर के आए, जो कि बॉलीवुड में गाने लिखते हैं और अभी के तमाम मशहूर गाने उनके लिखे हुए हैं। ख़ास तौर पर केसरी का वो गाना जो आप सभी ने सुना होगा कि तेरी मिट्टी में मिल जावा। और आज जब ये 5वीं कड़ी हो रही है तो हमारे बीच में हमें बहुत खुशी है कि अंशु हर्ष जी राजस्थान जयपुर से चलते हुए हमारे आग्रह को स्वीकार करके वो हमारे बीच पधारी हुई हैं। आज शब्दों का समंदर इस किताब पर बातचीत होगी, जो कि उनकी कविता संग्रह है। जब किसी गुटबाजी में नहीं होना चाहिए किसी संस्था को, हमारी इस प्रयास को जब हम ये प्रयास कर रहे थे तो हमने 2-3 चीज़ें अपने लिए और नियम बनाए थे। कलम किसी भी तरीके का ऑथर प्रमोशन प्रोग्राम नहीं है। कलम किसी भी तरीके से बुक लॉन्च कार्यक्रम नहीं है। कलम किसी भी तरीके से एक ऐसा मंच नहीं है जहाँ पर हम किताब के प्रमोशन के लिए लेकर के आते हैं। साहित्य प्रमोशन का प्रोग्राम है ये, बिल्कुल आप कह सकते हैं। जब भी हमने जो अपने तरीके से जो नियम कायदे कुछ बनाए हुए हैं, गरिमा जी यहाँ पर हमारी एहसास वुमन टीम की सदस्य हैं, अबिकल फाउंडेशन की मेंबर हैं, वो कलम बिलासपुर का जिम्मा संभालती हैं। तो हर बार हमने ये तय किया कि सीमित संख्या के लोगों को हम आमंत्रित करेंगे और हर बार वही गेस्ट अगर दिखेंगे तो कितना भी हम कर लें, हम भी एक तरीके से कलम का एक अपना मठ तैयार हो जाएगा, कलम का एक अपना कुनबा तैयार हो जाएगा। और इसीलिए हमने अपने तरफ से नियम बनाया कि हम हर बार नए मेहमानों तक, नए साहित्य प्रेमियों तक पहुंचेंगे और अगर उन्हें चुनना है, उन्हें आमंत्रित करना है, तो यही कोशिश होती है। हम महीने भर लगभग इस प्रयास में लगे होते हैं कि कौन लोग रचना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किन्हें आमंत्रित किया जा सकता है, किन्हें बुलाया जाए, और इस तरीके से हमारी गेस्ट लिस्ट तैयार होती है। इसे और ज़्यादा लोकतांत्रिक करने के लिए हमने ये कोशिश की है कि हम आप सभी जैसे सुधी पाठक जब आते हैं तो आपसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर प्रोग्राम अच्छा लगा है, और गेस्ट रिपीट तो हम करने वाले हैं नहीं, तो अगली बार के लिए आप प्लीज़ 2 नाम, 3 नाम या 1 नाम जो आपको सुझाव में आपको आए, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके अपने परिचितों में, आप उनका नाम सलाह बता सकते हैं और उनके हिसाब से उन्हें आमंत्रण हमारे संस्था की ओर से चला जाता है। ये ऐसे कुछ छोटे नियम बनाए गए, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण रहे कि इसी ने कलम को अपनी अनूठी पहचान पूरे देश भर में दिलाई। और जब साहित्य की बात होती है, जब विचारधारा की बात होती है, जब इस तरीके के रचना संसार की बात होती है कि जब गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो अपनी आवाज़ उठानी है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, उसके बावजूद कलम किसी भी विवाद का मंच नहीं रहा। हर तरीके के लोग, अगर मैं रायपुर की बात करूं, यहाँ तो बिलासपुर में सिर्फ 5 एपिसोड हुए हैं। मंगलेश डबराल जैसे कवि, लीलाधर जगुड़ी जैसे कवि, अरुण कमल जैसे कविकार वहाँ पहुँचते हैं, यतीन्द्र मिश्र जैसे लोग वहाँ आते हैं, तो निखिल सचान, सत्यव्यास, भगवंत अनमोल जैसे नए युवा लेखक भी आते हैं। ममता कालिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो नीलिमा चौहान जैसे महिला लेखक भी वहाँ पर पहुँचते हैं। सुरेंद्र मोहन पाठक की अगर हम बात करते हैं, जो कि क्राइम थ्रिलर के लिए जाने जाते हैं अपने बहुत से उपन्यासों के लिए, वो वहाँ पहुँचते हैं। तो फिर दूसरी तरफ हमारे बीच में देवदत्त पटनायक को, जो माइथोलॉजी लिखते हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया हुआ है। तो एक हर तरीके के रचना संसार में, मतलब रचनात्मक कार्य हो रहा है, उस पर जो लोग बेहतर कर रहे हैं उन्हें हम सादर आमंत्रित करते हैं। क्योंकि हम बाहर के अतिथियों को, बाहर के मेहमानों को अपने बीच में, लेखकों को बुला के लाते हैं, इसलिए हमारी तरफ से ये कोशिश रहती है कि हमारे यहाँ के जो साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें हम उसी मंच पर समान स्थान देते हुए उन्हें मॉडरेटर के रूप में आमंत्रित करते हैं, ताकि हमारे प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव एज अ मॉडरेटर, सूत्रधार उस प्रोग्राम में जुड़ें और जो बाहर से आए हुए मेहमान हैं उनसे बातचीत वहाँ पर हो सके और एक सार्थक चर्चा यहाँ पर हो सके। ये ब्रीफ है कलम कार्यक्रम के बारे में। जो संस्थाएं इनके पीछे जुड़ी हुई हैं, मैं उनके बारे में आपको ब्रीफ दे दूँ। श्री सीमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि एक औद्योगिक संस्था इस कार्य के लिए अपना प्रयास करती है, हमें सपोर्ट करती है और ये प्रोग्राम इतनी दूर तक जा पाया है। उसके पश्चात प्रभा खेतान फाउंडेशन, देश की एक नामचीन साहित्यकार रही हैं प्रभा खेतान, जिन्होंने अन्या से अनन्या नामक किताब से उन्हें जाना जाता है, और न सिर्फ इस किताब से बल्कि उनके जितने भी रचना संसार हैं उसके माध्यम से
उन्हें अपनी ख्याति उन्होंने अर्जित की। उनके नाम से ये फाउंडेशन है जो कि कोलकाता से संचालित होता है और देश भर में अनेक शहरों में अलग अलग तरीके के साहित्यिक आयोजन किए जाते हैं, जिनमें से एक कलम है जो कि हिंदी का कार्यक्रम है। इंग्लिश के ऑथर्स के लिए जब उन्हें बुलाया जाता है तो उसे राइट सर्कल कहा जाता है। उर्दू के लिए जो प्रोग्राम होता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। किताब लॉन्च के लिए जो बुक लॉन्चिंग का प्रोग्राम होता है उसे किताब कहते हैं। रीजनल लैंग्वेज के लिए जो कार्यक्रम करवाए जाते हैं उसे आखर कहते हैं। अलग अलग शहरों में ये विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं। रायपुर और बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में अब तक सिर्फ कलम आयोजित हो रहा है, रायपुर में कलम और राइट सर्कल ये दोनों आयोजित हो रहे हैं और बहुत जल्द आखर जो कि रीजनल लैंग्वेज पे प्रोग्राम होगा, जिस पे बस्तर की तरफ से हल्बी गोंडी भाषाओं पे बात होगी, सरगुजिया पे बातचीत होगी, छत्तीसगढ़ी रचना संसार पे बातचीत होगी। उसकी तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्द मुझे लगता है मार्च या अप्रैल के साथ में उसके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अभिकल्प फाउंडेशन एक ऐसी संस्था जो कि ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय है और रूरल एजुकेशन में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं हैं, उन बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा वो फाउंडेशन उठाती है, जिनमें जनता के सहयोग से, उनके एफर्ट से उन बच्चों की फ़ीस जमा करते हुए उन्हें अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की जाती है। तो साहित्य और शिक्षा दो क्षेत्र में लगातार अभिकल्प फाउंडेशन सक्रिय है। नई दुनिया जो कि बिलासपुर में हमारे मीडिया पार्टनर हैं, आप बखूबी जानते हैं, एक मजबूत स्तंभ माना जाता है मीडिया को और उसमें जागरण समूह नई दुनिया ने अपनी पहचान बनाई है देश भर में। तो नई दुनिया बिलासपुर जो है वो हमारी मीडिया पार्टनर है इस आयोजन के लिए। तो इस तरीके से श्री सीमेंट अभिकल्प फाउंडेशन, प्रभा केतान फाउंडेशन, नई दुनिया और एहसास वुमन ऑफ बिलासपुर। एहसास वुमन एक ऐसी संस्था है जिसमें सक्रिय कुछ महिलाओं का एक समूह जो अपने तरीके से जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, अपने रचनात्मक क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं और इस तरीके के आयोजन को अपना सपोर्ट करते हैं, अपनी तरफ से हमें मदद करते हैं इसे देश भर में अलग अलग जगहों पे आयोजित करने के लिए। इन सभी के सहयोग से ये प्रोग्राम आयोजित होता है। ये डिटेल था प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम का आमंत्रण जाएगा तो सबसे पहले तो मन में ये आता है कि कोई ना कोई साहित्यिक आयोजन का आमंत्रण है, पहला। फिर दूसरा ये कब चालू होगा, तीसरा ये कि ख़त्म कब होगा, क्योंकि साहित्यिक आयोजनों में शुरू में समय पे शुरू होना जितनी चुनौतीपूर्ण है उससे ज़्यादा है समय पे ख़त्म हो जाना। और हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं। कलम जाना जाता है अपने समय पे शुरू होने के लिए और अपने समय पे ख़त्म हो जाने के लिए। आज तक अपने नियमों के ही कारण कलम को अपनी अनूठी पहचान मिली है। हम आपसे वादा करते हैं, आप भी चाहेंगे तो भी हम इस प्रोग्राम को लेट होने नहीं देंगे और हम प्रोग्राम को 6:30 बजे वाइंड अप की ओर आगे ले जाएंगे। 7 o'clock को हम ये पूरा वेन्यू खाली कर देंगे। तो आज अंशु हर्ष जी जयपुर राजस्थान से, एक खूबसूरत सी नगरी, वहाँ से आ रही हैं अपने शब्दों का समंदर लेकर, और आपके हमारे ही शहर की डॉक्टर सुनीता जी उनसे बातचीत करेंगी, उनको जानने की कोशिश करेंगी कि इनका अपनी जीवनी किस तरीके से आगे बढ़ी, किन किन डायमेंशन में उन्होंने काम किया, क्या संघर्ष उन्हें सामने आए, इनकी रचना संसार किस तरीके से है, क्या कैनवस है। ये सब बातचीत का हम सब मिलकर आनंद लेंगे। अगले 40 से 45 मिनट तक जो बातचीत होगी उसमें ऑथर और मॉडरेटर यानी सूत्रधार और लेखक के बीच बातचीत होगी। फिर 15-20 मिनट का वक्त होगा जिस पे आप और हम अपने सवाल पूछ सकते हैं जो हम चाहते हैं अपने साहित्यकार से जानना। कुछ ऐसे सवाल रह जाएंगे इस बातचीत के बाद भी जो हमारे अपने जहन के सवाल होंगे, तो बिल्कुल, और वो ही एक अच्छा मौका होता है जब लेखक को वैसे सवाल सीधे अपने पाठकों से मिल पाते हैं या सीधे जनता से जो सवाल होते हैं वो उन्हें मिल पाते हैं। वो सवाल जवाब होंगे। आप सभी के लिए एक ही किताबें जो यहाँ पर हैं वो आई हुई हैं, उनमें हस्ताक्षर के साथ आपको भेंट कर दी जाएंगी। जो लोग परिवार समेत आए हैं आपके लिए एक फैमिली के लिए एक बुक यहाँ पर अवेलेबल है। हम ये मानते हैं कि आप लोग परिवार में एक साथ रहते हैं तो एक किताब पढ़ लेंगे आप लोग दोनों, इसलिए, और ताकि बाकी लोगों को भी उसकी एक एक प्रतियाँ मिल जाए। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज एक छोटा निवेदन जो मैं आपसे करना चाहूँगा, कृपया मोबाइल फ़ोन अपना साइलेंट कर ले ताकि व्यवधान किसी भी तरीके का उत्पन्न ना हो इस बातचीत के दौरान। तो कुछ समय की बातचीत लेखक और सूत्रधार की, फिर सवाल जवाब का सत्र और उसके बाद ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ का सत्र, और इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने अंतिम कड़ी की ओर आ जाएगा। हम वाइंड अप कर लेंगे, आपसे विदाई लेंगे और अगले प्रोग्राम में
जो मोस्ट प्रोबेबली हम हर एक महीने के अंतराल में ये प्रोग्राम करते हैं आपके साथ। तो अप्रैल महीने के लिए फिर हम वापस आपसे मुलाकात करेंगे। तो मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और अब बिना वक्त ज़ाया किए मैं एहसास वुमन बिलासपुर की ओर से गरिमा तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा, जो कि अभिकल फाउंडेशन के भी सदस्य हैं, कि वो आएँ आप सभी के सामने आज के हमारी मेहमान लेखिका अंशु हर्ष जी का परिचय पढ़ें, डॉक्टर सुनीता जी के बारे में वो परिचय पढ़ के बताएं, और हम फिर आगे बढ़कर इस प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते जाएं। डॉक्टर गरिमा तिवारी। थैंक यू गौरव। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच जो उपस्थित हैं अंशु हर्ष जी, मैं उनका पढ़ती हूँ। अंशु हर्ष जी मीडिया एंटरप्रेन्योर। अंशु हर्ष एक मंथली मैगजीन सिंपली जयपुर और एक वीकली न्यूज़पेपर वॉइस ऑफ जयपुर की आप संपादिका हैं और पब्लिशर हैं। सिनेमा में रुचि के कारण राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की आप फाउंडर भी हैं और रिफ फिल्म क्लब की ट्रस्टी भी हैं। शब्द आपकी ज़िंदगी हैं, हर लम्हे को महसूस कर उसे शब्द रूप देकर कविता और कहानी के रूप में कागज़ पर उतार देना आपके हर दिन का एक हिस्सा है। शब्दों का समंदर आपका कविता संग्रह है। अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर हर दिन नई कविता आपकी कलम से सहजता से बस यूं ही बन जाते हैं। कविता लिखने की प्रेरणा अपने आसपास के वातावरण से आप लेती हैं। कुछ मुलाकातें, कुछ अनुभव, कुछ घटनाएं और कुछ सपने बस अकेले बैठ मन में एक जाल सा बन जाता है, जो शब्दों के समंदर में से कुछ शब्द चुनकर कविताओं के रूप में बाहर आता है। कुछ तस्वीरें भी नया लिखने के लिए आप प्रेरित रहती हैं, आपको प्रेरणा मिलती है। आपका स्वागत है मैम। अब इसी बीच मैं आज की जो हमारे कार्यक्रम की सूत्रधार हैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा जी, मैं उनका भी पढ़ती हूँ। डॉक्टर सुनीता मिश्रा जी अपने क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हैं। आप MA, MPhil, PhD हिंदी साहित्य में हैं। प्राध्यापक एवं कवयित्री, लेखिका, समीक्षिका, समाज कार्य में आप संलग्न हैं। 10 वर्षों से आपको मीडिया का अनुभव है। CCN न्यूज़ चैनल में न्यूज़ एंकरिंग तथा रेडियो रमन में स्टेशन मैनेजर में भी आपने अनेक कार्यक्रमों में मंच संचालन किया है। बिलासा महोत्सव प्रमुख हैं आप। वेब पोर्टल पर लेखन करती हैं, जिसमें बैम्बू न्यूज़, डेली बुलेटिन में समसामयिक लेख और कविताओं का भी लेखन आप करती हैं। एक किताब का भी आपका प्रकाशन हो चुका है, साहित्य मानव जीवन और राजेंद्र यादव। 2008 में आपको समाज गौरव सम्मान से आप सम्मानित हैं। 2010 में आपको बेस्ट एंकरिंग का भी सम्मान मिला। 2017 में बिलासा साहित्य सम्मान से आप गौरवान्वित हैं। 2019 में छत्तीसगढ़ माटी सम्मान से भी आप सम्मानित हो चुकी हैं। स्थानीय और राज्य स्तरीय मंचों और आकाशवाणी पर कवि सम्मेलन में आपकी सतत भागीदारी रहती है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुनीता मिश्रा जी। और मैं अब अंशु हर्ष जी से और डॉक्टर सुनीता मिश्रा जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप आएँ और अपना स्थान लेवें। थैंक यू। ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे आज के मेहमान अतिथियों का स्वागत है। आप लोगों की सीट में जो एक मैगज़ीन रखी हुई है उसका नाम प्रभा है। प्रभा ये न्यूज़ लेटर है। प्रभा खेतान फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न जो अलग अलग तरीके की गतिविधियां हो रही है उनके बारे में उसमें विवरण है। ये आप पढ़ भी सकते हैं, अभी बातचीत का आनंद लीजिए और इसे आप घर भी ले जा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए इसकी प्रतियाँ हैं। तो अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैम, अब हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आप दोनों की बातचीत का। हम जानना चाहेंगे अंशु हर्ष जी के शब्दों के समंदर को और उसके भीतर से निकाल के आप कितनी मोतियाँ निकलवाती हैं। सुनीता जी, आपके लिए भी एक आज का महत्वपूर्ण काम आप ही के ज़िम्मे है। स्वागत आप दोनों का। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। ऐसे ही सौभाग्य के साथ हमारे बीच ख्यातिलब्ध कवयित्री अंशु हर्ष जी उपस्थित हुई हैं और उनके सौभाग्य से मेरा भी सौभाग्य जुड़ गया है, क्योंकि उनके सूत्रधार के रूप में मुझे बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये हम तो मानते हैं
कि सौभाग्य बहुत बड़ी चीज़ है। इस सौभाग्य के साथ मैं अपने हमर बिलासपुर को भी जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि बिलासपुर का भी सौभाग्य है कि हम प्रभा खेतान फाउंडेशन और अभिकल्प फाउंडेशन के साथ कलम इस कार्यक्रम में हम सब जुड़े हुए हैं। बिलासपुर, हमर बिलासपुर मैं बोलूँगी, क्योंकि हमर बिलासपुर में साहित्य की गंगा निर्बाध रूप से बह रही है। शुरू से, बहुत पुराने समय से भी हम देखते हैं, बहुत सालों से, तो लोचन प्रसाद पांडे, पंडित मुकुटधर पांडे छायावाद के जो जनक थे वो बिलासपुर के ही थे। तो छायावाद की शुरुआत जब बिलासपुर से हुई है, उसके बाद हम आगे चलते हैं तो श्यामलाल चतुर्वेदी जी, लक्ष्मण मस्तूरिया, डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, इन सब ने साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ऐसे ही बिलासपुर के हम सब हैं और आप सब साहित्य मनीषी जो इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं और विदुषी, और इन सब के बीच में बैठी हैं मेरी गुरु अंजलि शर्मा मैडम। मैं उनको सबको प्रणाम करती हूँ और उनकी आज्ञा से मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। संस्कारधानी की इस परंपरा को बढ़ाया तो हम लोगों ने है, बिलासपुर के लोगों ने है, मगर नया क्या है ये प्रश्न उठता है। नया अभिकल्प फाउंडेशन और प्रभा खेतान फाउंडेशन के कलम में ये है कि हम कवि सम्मेलन सुन लेते हैं, कवियों से बातचीत कर लेते हैं, उनसे ऑटोग्राफ ले लेते हैं, मगर इस फाउंडेशन का यह नया कार्य ये है कि हम किसी भी साहित्यकार से आमना सामना करते हैं, रूबरू होते हैं, उनकी बातों को जानते हैं और उनके बारे में कुछ जिज्ञासाएं हैं, उन्हें हम उनके प्रश्नों के माध्यम से भी शांत करते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम में आप सबकी भागीदारी निश्चय ही बहुत अच्छी बनेगी और साहित्य को एक नई दिशा देगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए अंशु जी के साथ, मगर सबसे पहले एक थोड़ी सी माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि कौशल्या की नगरी से हूँ, सत्य कहती हूँ, कौशल्या की बेटी हूँ, तो ऐसा न हो कि किसी प्रश्न से आपको कुछ आहत हो जाए, तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। सत्य कहूँ लिखो कागद कोरे, मैं सत्य ही कहूँगी और सत्य ही पूछूंगी। बिल्कुल स्वागत है आपके सवालों का, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे सवाल करेंगी, क्योंकि उम्र में, साहित्य सृजन में और हर तरह की परंपराओं में आप मुझसे सीनियर हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही को प्रणाम करती हूँ और आप सबको मेरा नमस्कार। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ इस मंच पे आज बैठी हूँ। बहुत बहुत आभार मैडम, आपका इंटरव्यू लेने का, साक्षात्कार करने का या फिर सूत्रधार बनने का मौका जो मिला है वो मेरे लिए अमूल्य है। और मुझे तो लगता है छत्तीसगढ़ में एक शब्द है बैठकी, जहाँ लोग मिलते हैं तो बैठक कर लेते हैं, और यहाँ साहित्यकारों का जमघट है और ये साहित्यकारों की बैठकी है। तो मैं उसी रूप में आपसे सवाल करती हूँ। सबसे पहले तो आपके काव्य संग्रह शब्दों का समंदर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। कल मुझे ये किताब मिला और मैंने रात भर भी नहीं कहूँगी, 5:30 बजे मुझे किताब मिली और मुझे 7 बजे जाना था कुमार विश्वास जी को सुनने। तो मैंने 2 घंटे में मुझे लगा कि मुझे किताब पढ़ना ही है, क्योंकि उसके बाद मुझे मालूम है कि मैं फिर कुमार विश्वास की कविताओं में खोई रहूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो पूरी किताब पढ़ लेती हूँ। और किताबों को, कुमार विश्वास के साथ साथ मैंने देखा कि आपके किताबों की, आपकी कविताओं को भी मैंने रात भर जिया है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य भी। कवियत्री, कवि या साहित्यकार को हम किताबों के माध्यम से तो जान लेते हैं, मगर पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में लोगों को जिज्ञासा रहती है कि क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी रही है और आपने किस तरह से अपने परिवार के साथ साहित्य यात्रा को जिया है। राजस्थान की बेटी हूँ और जोधपुर और मेड़ता सिटी, अगर आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ की मीराबाई रही हैं, वहाँ उस शहर से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी उस जगह से बिलोंग करते थे और जोधपुर और मेड़ता में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो जोधपुर का ही एक हिस्सा हो गया है मेड़ता, वहाँ से मैं आती हूँ। पिछले 20 वर्षों से जयपुर रह रही हूँ, क्योंकि कर्म भूमि जयपुर हो गया। और मारवाड़ी बहू
के सारे दायित्व निभाते हुए साहित्य सृजन शुरू किया, एक टर्निंग पॉइंट सबके जीवन में आता शुरू किया, तो जब कलम थामी उसके बाद वो ठहरी नहीं, चलती रही। 2008 से मैंने लिखना शुरू किया था, अखबारों के लिए फीचर आर्टिकल लिखना शुरू किया, मैगज़ीन्स के लिए लिखना शुरू किया, और फिर 2012 में मैंने खुद की मैगज़ीन शुरू की जो सिंपली जयपुर है। तो उस यात्रा को भी 8 बरस पूरे हो गए हैं, अब इस मार्च में हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं एक 10 साल हाउसवाइफ का किरदार निभाने के बाद एक मीडिया एंटरप्रेन्योर के रूप में मैंने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, और यात्रा अभी शुरू हुई है, बहुत लंबा सफ़र तय करना है अभी। बहुत बढ़िया है। और सृजन यात्रा के प्रारंभ में किस तरह की दिक्कतें आपको आई? आपका सृजन निर्बाध गति से चला या कुछ रुक रुक कर? इस बारे में भी हमें बताइए। जब लिखना शुरू किया उसके बाद ठहराव नहीं आया, क्योंकि बहुत तेज़ गति से मैंने कभी नहीं चलना चाहा। लिख देती थी, भेज देती थी, छप जाता था तो खुशी हो जाती थी, नहीं छपता था तो दुखी नहीं होती थी, क्योंकि शायद मैं उस यात्रा को बहुत दूरी तक ले जाना चाहती थी। तो एक ठहराव के साथ वक्त दिया मैंने अपने आप को, अपने शब्दों को, अपने अनुभवों को, और उसको मैं वक्त के साथ परिपक्व करना चाहती थी, इसलिए जल्दी नहीं थी मुझे किसी भी चीज़ की। तो जो मुश्किलें आती तो मैं पहले मुश्किलों को समझा के बतिया लेती, फिर दूसरा काम आगे करती। तो इस तरह से मैंने जो बिज़नेस भी शुरू किया और जो शब्द यात्रा भी की, तो इस तरह से जो वक्त सामने लेकर आया उससे पहले बातचीत की और फिर यात्रा को आगे बढ़ाया। बहुत बढ़िया मैम। मेरी एक सहेली है जो बताती है कि मैं दिन रात पढ़ती हूँ, दिन रात किताबें पढ़ती हूँ, दिन रात लिखती हूँ, उसके बाद भी कविता नहीं बन पाती। ऐसा एक मेरी सहेली का कहना है। तो मैं ये पूछती हूँ कि सृजन धर्मिता के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? ज़रूरी, मेरी कविता वन कट होती है, मैं उसे कभी एडिट नहीं करती। जो विचार आ गया उसे बस यूं ही ढाल दिया, तो वो एक कविता बन जाती है। क्योंकि साहित्य के नियम बदल गए हैं, अब वो राइमिंग का ज़माना नहीं रहा कि जहाँ में आखिरी शब्द मिला मिला के काम करना है। तो जो एक विचार आया, जो एक अभिव्यक्ति आई, उसको एक शब्द रूप में ढाल दिया, और वो कभी 3 लाइन में, कभी 4 लाइन में, कभी 6 लाइन में, और एक कविता के रूप में बन गया। तो यूं ही बन जाती है मेरे लिए, कविता का बन जाना बस यूं ही हो जाता है। अच्छा, मैंने अनामिका जी जो स्त्री विमर्श के कथाकार हैं, उनका किस इंटरव्यू में पढ़ा था कि उनने कहा था कि रचनाएं प्रकाशन में चली जाती हैं, उसके बाद भी मैं अपनी कविताओं की ड्राफ्टिंग करती हूँ। तो आपके साथ ये कभी हुआ है? क्योंकि आप देखिए, किसी भी लेखक, किसी भी साहित्यकार या कवि का मैंने देखा है कि प्रकाशन ही उनका अंतिम लक्ष्य रहता है। तो प्रकाशन जब अंतिम लक्ष्य हो गया, उसके बाद उसे फिर से रिवाइज करना, यानी फिर से उसे ड्राफ्टिंग करना, क्या ये सही है? आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, और जो लिख दिया वो लिख दिया, अब उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं होती मेरे लिए, क्योंकि या तो लिखना ही नहीं था, और अगर लिख दिया गया तो बस जब तीर कमान से निकल गया तो फिर उस तीर का पीछा कौन करे। बढ़िया, बहुत अच्छे मैम। शब्दों का समंदर आपका काव्य संग्रह मैंने पढ़ा, जिसमें करीब 100 कविताएं हैं, और उन 100 कविताओं में मैंने देखा कि हमेशा जीवन को एक पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से आपने देखा है और वही लिखा है। तो सबसे पहले तो मैं इसका नाम जो शब्दों का समंदर है वो आपने क्यों रखा है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। शब्दों का समंदर इसलिए रखा क्योंकि मुझे समंदर बहुत पसंद है, समंदर का विस्तार बहुत पसंद है, उसकी खामोशी बहुत पसंद है, जो लहरों पे वो ठहराव पाता है कि दूर तक तो बहुत विस्तारित दिखता है, लेकिन एक ठहराव फिर भी लहर पे आके उसका ठहराव दिखता है। वो चीज़ मुझे बहुत आकर्षित करती है समंदर की। उसी तरह आसमान का भी विस्तार मुझे बहुत पसंद है। तो इसी तरह से जो शब्द मेरे अंदर उमड़ते हैं, जो विचार मेरे अंदर उमड़ते हैं, वो बहुत विस्तार पाते हैं और फिर कहीं जाकर ठहर जाते हैं, तो जो शायद एक कविता रूप में ठहरते हैं। इसीलिए मैं
शब्दों को, अपने आप को शब्दों का समंदर मानती हूँ कि इतने शब्द उमड़ते हैं कि मैं हर दिन 3 कविताएं लिख जाती हूँ। इसीलिए मैंने इसको शब्दों का समंदर नाम दिया कि जिसका कोई अंत नहीं है, विस्तारित है, और जो ठहराव है वो कविताओं पे आके ठहराव है। समंदर का पानी खारा भी होता है, तो मैं क्या ये मानूं कि आपकी कविताएं कुछ नमकीन हैं, कुछ खारी हैं? वो आपने पढ़ी है, समीक्षक के तौर पे आप ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आपने एक कविता का पाठ किया था, अमृता जी। उस कविता की चंद लाइनें हैं कि मेरी कविताएं शब्दों की चित्रकारी ही तो हैं। आप, तुम्हारे लिए चित्र बोलते हैं। चित्रकारी और साहित्य की जो बेहतरीन साम्यता है वो आपके बहुत सारी कविताओं में दिखती है। तो मुझे ये लगता है कि शायद आप चित्रकारी से भी जुड़ी हुई हैं, तो इस बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए। बहुत ज़्यादा तो चित्रकारी में नहीं करती, लेकिन हाँ, रंगों से कभी कभी खेलना मुझे पसंद है, और कुछ पेंटिंग्स हैं वो हमेशा मुझे प्रेरित करती हैं कुछ लिखने के लिए। इस हॉल में भी जैसे ये बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग लगी हुई है, तो अगर 15-20 मिनट इसे देखती रहूँगी तो इस पर कुछ ना कुछ शब्द मुझे नज़र आने लग जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो कोई भी पेंटिंग्स देखती हूँ तो एक कला तभी विस्तार पाती है जब वह दूसरी कला से प्रेरणा लेती है। संगीत है, रंग है, सबकी शुरुआत शब्दों से होती है। जब तक शब्द नहीं लिखे जाएंगे गीत नहीं बनेगा, जब तक उसमें सुर नहीं पिरोए जाएंगे तो गज़ल नहीं बनेगी। तो कलाओं का एक दूसरे से विस्तार होता है। तो तस्वीरें हुई, पेंटिंग्स हुई, रंग हुए, ये सब आपको नया सृजन करने की प्रेरणा देते हैं। बहुत सही कहा आपने। चित्रकारी में जिसे काला रंग कहा जाता है, साहित्य में उसे ही हम अंधेरा या स्याह बोल देते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इन दोनों कलाओं का आपके अंदर से निखार जो है वह बाहर शब्दों के रूप में आता है। वर्तमान साहित्यिक परिदृश्य में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, कई वाद आ गए हैं, कई विमर्श आ गए हैं। तो उन विमर्शों में आप अपने आप को कहाँ रख कर देखती हैं, या आपकी कविताएं उस किसी एक विमर्श को रूपायित करती हैं, ऐसा है क्या? नहीं, मैं किसी विमर्श पे या किसी धारा में नहीं बहना चाहती, क्योंकि मैं तो समंदर हूँ, तो विस्तार के तौर पर देखती हूँ, और एक परिपाटी में मेरी कविताएं नहीं बंध सकती, क्योंकि जीवन का जो अनुभव है वो मेरी कविताओं में है। वहाँ पर बचपन है, वहाँ पे जवानी है, वहाँ पे दर्द है, मुस्कुराहट है, वहाँ पर जीवन के वो कष्ट हैं जो कोई झेलता है, वहाँ पर जीवन का वो प्रेम है जो कोई जीता है। तो एक विचारधारा में उसको बांधने मैं नहीं समझती कि वो कभी बंधेंगी भी, क्योंकि जो मेरा सोच है या जो मेरी कलम है वो कभी ठहराव ही नहीं पाती। जो आपसे कुछ बातचीत हुई है तो आपसे कुछ सीखा, किसी से कोई बातचीत हुई है किसी से कुछ सीखा, तो वो अलग अलग विचारधाराओं की प्रेरणा बनकर चलती हैं मेरे आगे आगे। स्त्री विमर्श में एक शब्द लेखिकाओं के लिए, महिला लेखिकाओं के लिए एक शब्द बार बार बोला जाता है कि स्त्रियां दर्द की ही बखान करती हैं। और स्त्री विमर्श में भी मैं स्त्री हूँ, मुझे ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मेरे में ये कमियां हैं, इन चीज़ों को समाज के नज़रिए से देखकर वो प्रस्तुत करती हैं। तो आपके साथ भी कभी ऐसा मौका आया कि स्त्री होने का दर्द आपको कभी ये महसूस हुआ समाज में? हर एक की अपनी कहानी होती है और दर्द सभी के जीवन में आता है, लेकिन मैं अपने आप को स्त्री के उस दर्जे पे रखती हूँ। तो एक कविता के माध्यम से मैं अपनी ये बात आप तक पहुँचाना चाहूँगी। जरूर। स्त्री जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है जो प्रेम और साधना की राह दिखाती है। तभी तो त्यागा है पुरुषत्व ने उसे कई राहों में, इस डर से कि उसका प्रेम, उसकी पूजा पत्थर की मूरत के हृदय में भी प्रेम की कोपलें खिला देगी। यहाँ जो मैं संबोधित करना चाहती हूँ, बुद्ध का संबोधन देना चाहती हूँ, श्री राम का संबोधन देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने त्याग दिया था स्त्री को, अपने जीवन की स्त्री को। अंतर्मन की यात्रा की हुई स्त्री जान लेती है कि मेरा होना, मेरे अस्तित्व का होना भी तो पुरुषत्व है।
मेरा होना भी मेरे पितृत्व से है, तो मैं क्यों लड़ूं अपने अस्तित्व के लिए, जब तुम्हारा होना मुझसे और मेरा होना तुमसे है। इसके बिना जीवन कहाँ सार्थक है। जीवन संगीत भी तो दो सुरों का मेल है। तो मुझे ये लगता है कि एक दूसरे के पूरक हैं स्त्री और पुरुष। तो कभी तुम दो कभी मैं दूं। दर्द तुमने भी झेला है, दर्द मैंने भी झेला है, बिल्कुल। तो झेलते हैं साथ साथ और साथ चलते हैं, रो धो के क्या बैठना। बहुत बढ़िया। शायद इसी का नाम जिंदगी है। जब हम साथ चलते हैं तभी जीवन भी सफल हो जाता है। नई पीढ़ी जो लिख रही है उसे लेकर कोई खुशी या मलाल कोई आपके मन पे हो, नया लेखन आपने जैसे युवाओं के पढ़े होंगे, किसी भी क्षेत्र में हो, कविता हो चाहे कथा कहानी। नए लोग लिखते हैं, मैं खुद भी अपने आप को नया ही मानती हूँ, अभी बहुत ज़्यादा पुरानी मैं नहीं हुई हूँ, तो लेकिन फिर भी जो नए लोग लिखते हैं बहुत सुंदर लिख जाते हैं। कभी कभी नए लोगों से प्रेरणा लेकर एक मैंने भी कविता लिखी कि कुछ ऐसा लिखा जाए जो यूथ को अट्रैक्ट करे। तो वो कविता कुछ यूँ है, हालांकि शब्दों में पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि नयापन नहीं लगता है, एक परिपक्वता आ जाती है शायद मेरे शब्दों में, ऐसा यूथ मुझे बोलता है कि ये समझ में नहीं आता मैडम ये क्या लिखा है आपने। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि नए लोगों के लिए कुछ लिखूं। बहाते रहेंगे एक बहाव को हम अपने साथ, लेकिन कहीं भी जाकर जुड़ नहीं पाएंगे। नदी के दो किनारे हैं हम, मिल नहीं पाएंगे। बूंदी बरसेगी आसमान से जब हम पर, साथ साथ नदिया के हम भी गाएंगे। किनारे हैं हम, कैसे मिल पाएंगे। समेट कर एक बहाव को अपने अंदर, समेट कर एक बहाव को अपने अंदर, सागर में मिल जाने तक तेरा साथ निभाएंगे। नदी के दो किनारे हैं, मिल नहीं पाएंगे। पानी का बहाव जब मुझे छू कर तुम्हारे पास आएगा, उस छुअन के एहसास को तुम्हें महसूस कर जाएंगे। उस छुअन के एहसास में तुम्हें महसूस कर जाएंगे। नदी के दो किनारे हैं हम, बताओ कैसे मिल पाएंगे। हवा बहेगी जब शीतल और मंद, उसके साथ हम भी मुस्कुराएंगे। नदी के दो किनारे हैं हम, नहीं मिल पाएंगे। आस्था का दिया जब बहेगा तो कुछ फूल बहकर मेरी तरफ भी आएंगे। यहाँ शायद बनारस का घाट आ जाता है या हरिद्वार का घाट आ जाता है जहाँ तब दिए में हम फूल बहाते हैं। जब कुछ फूल बहकर मेरी तरफ भी आएंगे, बस नदी के दो किनारे हैं हम, कभी मिल नहीं पाएंगे। बढ़िया। तो नया लेखन जो है उससे आप आश्वस्त हैं? परिवर्तन संसार का नियम है और बदलाव को स्वीकार करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नहीं बदलेंगे तो देश नहीं बदलेगा, जब तक खुद नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। सही बात है, परिवर्तन इसी तरह चलता रहे, ये हम लोग भी चाहते हैं। कविता को युग का संवाहक भी कहा जाता है। साहित्य समाज का दर्पण है, कविता युग का संवाहक है। तो आज की कविता आम जन के लोगों तक कितनी पहुंच पा रही है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आज तो सोशल मीडिया का इतना बड़ा और विस्तृत माध्यम है कि कविता तुरंत ही पहुंच जाती है, जिसे हम वायरल होना कह देते हैं।